गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने विजन IAS 365 का पॉलिटी में 3 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें संविधान से संबंधित मुद्दे को इशू देखे हैं सारा, संसद, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली को देखें, फिर केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन को देखें, और आज हम लोग देखेंगे न्यायपालिका जुडिशरी को देखेंगे। आज हम लोग जुडिशरी में 5 टॉपिक है, पांचों टॉपिक को आज हम लोग इसको देखेंगे। ओके, तो हम लोग आज न्यायपालिका को देख रहे हैं, तो हम लोग इसको चलते हैं फास्ट और क्विक में। जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसी को हम लोग देखेंगे, बाकी को जो यूज का चीज़ें नहीं है उसको हम लोग स्किप करते हुए जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग देख रहे हैं क्या, न्यायिक नियुक्ति, ये क्यों सुर्खियों में है, क्यों करंट के मुद्दा बना हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि हाल ही में न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र द्वारा अत्यधिक देरी के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को या तो उन नियुक्ति को अधिसूचित करना चाहिए या विशिष्ट आपत्तियों का हवाला देते हुए उन्हें वापस भेजना चाहिए, यानी कि कुछ भी करे। सिंपल सी बात करता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र सरकार हमेशा देरी करता रहा, तो हमारा ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो उसे नियुक्ति करो या अधिसूचना जारी करना चाहिए या आपत्ति के हवाले देते हुए उसे वापस भेजना चाहिए। तक क्यों आखिर ऐसा नियुक्ति में देरी कर रहा है, इसी चीज़ को समझते हुए हम लोग देखते हैं आगे क्या है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या है, इसका प्रावधान। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के एक कॉलेजियम प्रणाली होती है, बिल्कुल सही है। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217, इसको याद रखें, 124(2) और 217 क्रमशः सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान करता है। बिल्कुल सही, यानी कि 124 सुप्रीम कोर्ट है, 217 हाई कोर्ट में है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। ये आर्टिकल को अच्छे से याद करें, दिमाग में रखे रहें, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है। कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। क्या कह रहा है कि ये कॉलेजियम प्रणाली है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। ये निर्णय 1981, 1993 और 1998 में 3 जजेज केस में दिए गए हैं। बिल्कुल सही कर रहा है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ये तो हम लोग देख लिए हैं। यहाँ देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अब ये पॉइंट को ध्यान में रखना है कि कॉलेजियम प्रणाली की अध्यक्षता कौन करता है, CJI करते हैं, और इन्हें शीर्ष न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं इसमें। बिल्कुल सही है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, हाई कोर्ट की बात करते हैं। तो हाई कोर्ट कॉलेजियम के अध्यक्ष संबंधित हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जबकि 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को अपनी सिफारिशें भेजते हैं। यहाँ सीधे करें कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कॉलेजियम की बात करता है तो उसका CJI होते हैं और उसमें 4 अन्य वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होते हैं। वहीं हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होंगे इसके अध्यक्ष, और 2 वरिष्ठ होंगे, और ये सारे रिपोर्ट जो तैयार करेंगे सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। सीधी सी बातें हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। फिर कहता है न्यायाधीश की नियुक्ति, सरकार की भूमिका। न्यायाधीश की नियुक्तियों में सरकार की क्या भूमिका है। तो प्रक्रिया ज्ञापन के तहत सरकार अनुशंसित उम्मीदवारों के इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच करवा सकती है। बिल्कुल सही है, ये चाहे तो सरकार जांच करवा सकती है। एक पॉइंट हो गया। सरकार कॉलेजियम की पसंद के संबंध में आपत्तियां उठा सकती है और स्पष्टीकरण मांग सकती है। हालांकि कॉलेजियम उन्हीं नामों को सरकार के पास फिर से भेजता है
तो सरकार उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य है। कहता है कि अगर कॉलेजियम यानी कि कॉलेजियम ने जिसे नामित कर दिया और सरकार उसे पसंद नहीं करती है तो और उसे वापस भेज देता है कॉलेजियम को, किसको, मुझे आपत्ति है, अगर कॉलेजियम फिर से उसी जिसको नामित करता है वो सरकार को फिर दोबारा भेजता है तो यहाँ पे सरकार हमारी बाध्य है उन्हें नामित करने के लिए। ये पॉइंट याद रखें, बिल्कुल सही। अब आगे थोड़ा सा इसको ग्राफ में देख सकते, ग्राफ में देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये है उच्चतम न्यायालय से नियुक्ति संबंधित संवैधानिक और उच्चतम न्यायपालिका से नियुक्ति संबंधित निर्णायक निर्णय। तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या कर रहा है कि, थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, बिल्कुल सही। कहता है अनुच्छेद 124(2) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों, राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए जितने न्यायाधीशों के परामर्श को नियुक्त समझे परामर्श के बाद की जाएगी। भारत के मुख्य सीजेआई के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में हमेशा सीजेआई परामर्श किया जाएगा, सीजेआई से परामर्श किया जाएगा, बिल्कुल सही। फिर आगे देखते हैं 217 में हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई और राज्यपाल के परामर्श की जाएगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में हमेशा उससे परामर्श लिया जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर हम लोग देखते हैं प्रथम न्यायाधीशवाद फर्स्ट जजेज केस 1981 एसपी गुप्ता मामला। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिशें को ठोस कारणों के आधार पर अस्वीकार कर सकता है। इस तरह इस मामले में कार्यपालिका को अधिक अधिकार प्राप्त है। फिर कह रहा है द्वितीय न्यायाधीशवाद 1993 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघवाद, इससे कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई को नियुक्तियों में प्राथमिक भूमिका दी जानी चाहिए। फिर आता है तृतीय कॉलेजियमवाद में 1998 इस केस में अनुच्छेद 124 और 217 के तहत परामर्श शब्द के अर्थ से संबंधित था। इस वाद में मुख्य सवाल यह था कि क्या एकमात्र सीजेआई की राय अपने आप में परामर्श है। इसी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली के काम काज के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किया। बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। अब हम लोग देखेंगे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्या है। तो सुर्खियों में ये क्यों है। संविधान दिवस 26 नवंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों की भर्ती के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना प्रस्तुत किया। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में AIJS सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती केंद्रीकृत करने के लिए एक सुधारात्मक प्रयास है। AIJS का गठन केंद्रीय न्यायिक सेवा का विचार पहली बार 14वें विधि आयोग 1958 14वें विधि आयोग 1958 की न्यायिक प्रशासन में सुधार की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। AIJS का गठन 14वें वित्त आयोग में किया गया था। संवैधानिक प्रावधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 312
1 को संशोधित किया गया। इस संशोधन के तहत संसद को AIJS सहित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का गठन के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। वर्तमान में जिला न्यायाधीशों की भर्ती भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल को अच्छे से याद कर ले। 233 और 34 क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है और ये नियुक्तियां राज्य अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ये भी क्वेश्चन ये भी याद है करना की चीज़ है कि ये राज्य अधिकारिता के अंतर्गत आता है। चयन प्रक्रिया में राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि SPSC और संबंधित हाई कोर्ट द्वारा संचालित की जाती है। क्योंकि राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पैनल परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार करते हैं और नियुक्ति के लिए उनका चयन भी करते हैं। निचली न्यायपालिका के जिला न्यायाधीश स्तर तक के सभी न्यायाधीशों का चयन प्रांतीय सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा के माध्यम से होता है। कानूनी सहायता क्या है? ये क्यों सुर्खियों में है? तो कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता कार्यप्रणाली की समीक्षा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ये क्यों पड़ा? तो कानूनी सहायता का तात्पर्य उन गरीबी और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त कानून सेवाएं प्रदान करना है जो किसी भी अदालत में अपने केस को जारी रखने के लिए वकील की फीस का खर्च वहन नहीं कर सकता है। कानूनी सहायता का तात्पर्य उन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना है जो कभी अदालत में अपने केस को जारी रखने के लिए वकील की फीस का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। भारतीय कानूनी सहायता के लिए शुरू की गई पहले क्या है? तो विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 यह भारत में कानूनी सहायता का एक संवैधानिक ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर क्रमशः राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो नालसा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA डालसा का गठन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालतों का आयोजन किया गया। अदालतें वैकल्पिक विवाद निवारण यानी कि ADR तंत्र का हिस्सा है। इन अदालतों या मुकदमा पूर्व चरण में लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया। पैरालीगल वॉलंटियर एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं लोक अदालतों की सहायता करता है। सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति इसे गरीबों, वंचितों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3A के तहत गठित किया। SCLSC के मुख्य संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके सदस्य में होते हैं तो इसका अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट का कोई एक मौजूदा न्यायाधीश एवं 9 सदस्य जो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया गया है। टू द पॉइंट। दिशा एक दिशा योजना है। इस योजना को न्याय विभाग ने शुरू किया। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको याद करें। दिशा योजना को न्याय विभाग ने शुरू किया। इसका उद्देश्य है प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए लोगों के बीच जागरूकता का प्रचार करना। विभाग ने
प्रचार करना, साथ ही जनता के लिए सरलीकृत सूचना शिक्षा और संचार सामग्री विकसित करना इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं। जैसे कि न्याय बंधु, टेली लॉ, कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, ये सारे इसके पहले हैं। अब इसको देखते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या हुआ। उत्पत्ति यानी गठन, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। इसकी संरचना में क्या है, सीजेआई इसके संरक्षक है के रूप में कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस प्राधिकरण कार्यकारी के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसके उत्पत्ति और देख रेख सीजेआई के अंतर्गत होगा, लेकिन इसका अध्यक्ष सीजेआई नहीं होंगे, इसका अध्यक्ष होगा सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। कार्य क्या है, यह समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। विवादों और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन भी करता है। इसको देखते हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के धारा 12 के तहत निम्नलिखित व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र होंगे। तो कौन कौन होंगे, तो इसमें होगा एक महिला या बालक, अनुसूचित जाति SC ST का सदस्य, औद्योगिक मजदूर, दिव्यांग व्यक्ति, कस्टडी में व्यक्ति आदि, ये सारा इसके पात्रता होगा सुविधा लेने के लिए। इसके अलावा वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है या उससे राज्य द्वारा निर्धारित स्तर में से कम सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह राशि 5 लाख रुपया होगा। क्लियर। तब हम लोग आगे देखते हैं न्याय मित्र योजना। न्याय मित्र योजना क्या है, न्याय मित्र योजना 2017 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वादियों को कानूनी सहायता प्रदान करके 10 साल से अधिक पुराने लंबित अदालती मामलों को निपटारा करने में जिला न्यायपालिका को सहायता करना। न्याय मित्र योजना 2017 में शुरू किया गया। इसका काम है 10 साल से ज़्यादा लंबित जो मामले हैं उसको जल्दी से जल्दी निपटाना। सुप्रीम कोर्ट के मध्यम आय समूह कानूनी सहायता योजना। सुप्रीम कोर्ट मध्यम आय समूह कानूनी सहायता योजना, इस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया। इसके तहत 60,000 रुपया प्रति महीने या 7.5 लाख रुपया प्रति वर्ष की आय वाले मध्य आय वर्ग के लोगों की कानूनी सहायता दी जाएगी। अब देखते हैं भारत में कानूनी सहायता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। अनुच्छेद 39A, इसमें यह प्रावधान है कि राज्य उचित कानून बनाकर या योजनाओं के जरिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। वही अनुच्छेद 22(1) में है, डिटेन किए गए या जेल में बंद प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के वकील से परामर्श करने या विधिक सहायता लेने कानूनी का प्रावधान। इसमें स्पष्ट तौर पर कानूनी सहायता का मान्यता दिया गया है 22(1) में। वही हम लोग देखते हैं कानूनी सहायता से संबंधित न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय क्या क्या है, तो MH होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद 1978। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार सरकार का कर्तव्य है और यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित पहलू है। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य वाद 1979। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कानूनी सेवाएं अनुच्छेद 21 के तहत न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया का एक आवश्यक घटक है। अब आते हैं मध्यस्थता अधिनियम, ये क्यों सुर्खियों में है। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में पारित मध्यस्थता विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। अब यह विधेयक कानून बन गया है। इसका उद्देश्य भारत में मध्यस्थता को वैकल्पिक विवाद समाधान के पसंदीदा तरीके के रूप में बढ़ावा देना।
वैकल्पिक विवाद समाधान यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR के बारे में। ADR उन अलग अलग तरीकों के बारे में बताता है जिनको उपयोग करके लोग बिना किसी सुनवाई के विवादों का समाधान कर सकते हैं। भारत में ADR को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम क्या क्या है? तो भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 तथा मध्यस्थता सुलह संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लागू किया गया। इसके अंतर्गत क्या है कि संस्थागत मध्यस्थता की सुविधा हेतु NDIAC की स्थापना के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 पारित किया गया। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 वाणिज्यिक विवादों को निपटान के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों का प्रावधान करता है। मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों के लिए मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन एक यूनिफॉर्म और सक्षम फ्रेमवर्क है। अब इसका 5 प्रकार है। 5 प्रकार में क्या क्या है? तो एक है सुलह, एक है समझौता, मध्यस्थता, मीडिएशन और सहयोगी कानून। सुलह क्या है? इसके तहत एक तटस्थ तृतीय पक्ष द्वारा संबंधित पक्षकारों के प्राप्त सूचना आधार पर बातचीत कर समाधान का विकल्प प्रदान करता है। समझौता वार्ता नेगोशिएशन, यह पारंपरिक रूप से संबंधित पक्षकारों और उनके वकील के बीच प्रत्यक्ष आधार पर संपन्न होता है। इसमें तटस्थ तृतीय पक्ष शामिल नहीं होते हैं। मध्यस्थता आर्बिट्रेशन, इसके तहत साक्ष्य की प्रस्तुति के बाद एक तटस्थ मध्यस्थता द्वारा निर्णय दिया जाता है जिसे पंचाट भी कहा जाता है। मीडिएशन एक बहुत ही लचीली प्रक्रिया है जिसे विवाद के दौरान किसी भी समय प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। सहयोगी कानून है, इसके तहत दोनों पक्षकारों का प्रतिनिधित्व एक सहयोगी वकील द्वारा किया जाता है और दोनों पक्षकार मुकदमा नहीं करने के लिए सहमत होते हैं। ये 5 प्रकार का मध्यस्थता है। अब इसी में देखते हैं मध्यस्थता को परिभाषित करता क्या है। मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मध्यस्थ, मुकदमा पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता, सुलह या समान अर्थ का कोई पदावली शामिल होंगे। इसके तहत संबंधित पक्ष तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं। तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थ कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि जब 2 व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, केस मुकदमा करते हैं, तो ये कोर्ट में न जाने से पहले ही कोर्ट के बाहर ही इसको मध्यस्थता कराने की कोशिश किया जाता है। मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता संबंधित पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सिविल या वाणिज्यिक विवादों का न्यायालय या किसी अधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए समाधान करने का प्रयास करेंगे। मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद क्या क्या है? तो केंद्र सरकार ऐसे विवादों की सूची में संशोधन कर सकती है। इस सूची में निम्नलिखित विवाद शामिल है, जैसे कि नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से संबंधित विवाद हो, दंडनीय क्रिमिनल अपराध के अभियोजन से जुड़ी विवाद हो, या तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद हो। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। मध्यस्थता किए जाने की समय सीमा की बात करते हैं। भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना की बात करते हैं। मध्यस्थता किए जाने की समय सीमा को सिर्फ याद रखना है, 120 दिनों के भीतर ही पूरा किया जा सकता है। पक्षों की सहमति से 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अगर मध्यस्थता की बात करते हैं तो 120 दिन होगा, अगर दोनों में सहमति हुआ तो 60 दिन और आगे बढ़ाया जा सकता है। यही है, आगे कुछ एक्स्ट्रा इसमें है नहीं। फिर आगे देखते हैं लोक अदालत। लोक अदालतें क्या है?
वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र ADRM आ गया, लोक अदालत। ADRM पारंपरिक अदालती प्रणाली के बाहर विवादों को सुलझाने के विविध तरीके शामिल हैं। इस तंत्र में न्यायपालिका पर मुकदमों को बोझ को कम करना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही विवादों को हल करने के लिए एक त्वरित, वहनीय और अधिक सावधानपूर्ण माध्यम प्रदान किया गया है। लोक अदालत से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य हैं। इसकी स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। इनका गठन अलग अलग स्तरों पर किया गया है, अर्थात राष्ट्रीय लोक अदालत, राज्य प्राधिकरण स्तर, उच्च न्यायालय स्तर, जिला न्यायालय स्तर और तालुका स्तर। राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालत नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है। इस तरह पर एक ही दिन में पूरे देश में लोक अदालतें आयोजित की जाती है। फिर है मोबाइल संचालित अदालतों का भी एक है क्षेत्राधिकार। इसके बारे में देखते हैं तो लंबित को सुनवाई करते हैं। क्षेत्राधिकार के आने के मामले में सिविल मामले, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बंटवारा, संपत्ति संबंधित विवाद, श्रम विवाद आदि ऐसे मामले को गंभीर रूप से देखा जाता है। मोबाइल, जिसको चलंत अदालत या मोबाइल लोक अदालत भी कहा जाता है। इसकी शक्तियां हैं, जैसे कि अदालतों को जो शक्ति प्राप्त है वो भी इसको भी है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत किसी भी सिविल न्यायालय को मिली हुई है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं, ये भी पॉइंट को याद रखना है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं और सभी पक्षों पर बाध्यकारी भी होंगे। इनके निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं किया जा सकता है। ग्रेट। मॉडल जेल अधिनियम। मॉडल जेल अधिनियम क्या है? तो विस्तृत मॉडल जेल अधिनियम 2023, आज़ादी से पहले जो जेल अधिनियम 1994 था उसको बदलकर जेल अधिनियम 2023 कर दिया। मॉडल जेल अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन कौन से उपबंध शामिल है? तो इसमें देखते हैं, अच्छे आचरण को प्रोत्साहन करने की बात करता है। पैरोल और फरलो पर रिहा करने तथा सज़ा में कमी करने की बात करता है। 2 पॉइंट है यहाँ, पैरोल और फरलो पर रिहा किए जाने में। तो पैरोल क्या है, फरलो क्या है? तो पैरोल किसी कैदी को सशर्त रिहा करने की एक प्रणाली है जिसमें एक निश्चित समयावधि के लिए सज़ा को निलंबित कर दिया जाता है। लंबी अवधि के कारावास के मामले में कैदी को फरलो पर रिहा की जाती है। कैदी को दी गई फरलो की अवधि को उसकी सज़ा में कमी के रूप में माना जा सकता है। सुधार और पुनर्वास की बात करता है तो कैदियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, यही सब है। और क्या है इसमें एक्स्ट्रा और ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर महत्वपूर्ण शर्तें, अनुच्छेद 142 क्या है? तब थोड़ा एक आर्टिकल को देख लो। 142 क्या है? तो 142 है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिया गया अनुच्छेद 142 के तहत किसी दंपति के तलाक को सीधे मंजूरी दे सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसका सुलह होना असंभव है तो बिना देर किए हुए इसको तलाक का मंजूरी दे देता है। 142 में वचन विबंधन का सिद्धांत। नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या है? नार्को एनालिसिस टेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को बिना परमिशन, जब तक बंदी या जिससे पूछना चाहते हैं वो परमिशन न दे तब तक उसका नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता है, और स्वेच्छा से तैयार हो तभी उसका नार्को टेस्ट किया जा सकता है। अगर कोई नार्को टेस्ट आप कर लेते हैं तो उसका अदालत में मान्यता नहीं होगा जब तक वो व्यक्ति खुद से न बोले कि मैं स्वेच्छा से कर रहा हूँ, जिसको अनुच्छेद 20(3) अपराधों के लिए दुष्सिद्धि के संबंध में संरक्षण करता है। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, इसमें अधिकार दिया जाता है। न्यायाधीश द्वारा सुनवाई से अलग होना। चलो ये भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। न्यायाधीशों को सुनवाई से अलग होना, जब इसको मेन वजह ये रहा कि कोई भी न्यायाधीश के अंदर अगर कोई केस है, विवाद है, तो वो चाहे तो उससे अलग हो सकता है, वो किसी दूसरे न्यायाधीश को दे सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, नारी अदालत। नारी अदालत क्या है, थोड़ा ज़रा इसको देख लो। नारी अदालत योजना मिशन शक्ति के तहत संबल उप योजना है। ध्यान देने वाली बात है कि नारी अदालत क्या है, तो मिशन शक्ति के तहत संबल उप योजना का एक हिस्सा है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, बस ज़्यादा नहीं है। अब मिशन शक्ति का लक्ष्य महिलाओं की सुरक्षा, रक्षा, सशक्तिकरण वगैरह वगैरह यही सब चीज़ें हैं। न्याय विकास पोर्टल क्या है, जस्टिस क्लॉक क्या है। चलो जस्टिस क्लॉक क्या है इसको ज़रा ध्यान से देख लो। जस्टिस क्लॉक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है जो हाई कोर्ट के न्यायालय परिसरों में स्थापित किया जाएगा। यह पहल हितधारकों को न्यायालय से संबंधित प्रमुख मानदंडों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। इसके अलावा यह न्यायालय से संबंधित डेटा के बारे में पर्याप्त सूचना प्रदान करके लोगों को जागरूक भी करेगा। न्यायिक प्रौद्योगिकी क्या है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या है, ऐसा कुछ खास है नहीं। आगे क्या है, तो आगे अब बनेंगे इलेक्शन। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्शन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन में आगे पढ़ेंगे। इसे सेशन को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें। ओके, थैंक